जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस बनाए हैं। तो बच्चों, मैथ्स के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन को टच कर डालिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस वीडियोस अपलोड होते ही मिल सकें। वीडियोस पसंद आएंगे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। वीडियो नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1, कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक अलग से फार्मूला बनाया गया है, उस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उस फार्मूले से कैलकुलेट करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है किस चिड़िया का नाम। तो उसके लिए हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को विदाउट यूजिंग फार्मूला सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स में विदाउट यूजिंग फार्मूला और विद यूजिंग फार्मूला वाला चैप्टर दोनों मिलाकर एक ही किया गया है, और कुछ बुक्स में अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं जो लूंगा वो अलग अलग लेंगे। हम पहले विदाउट यूजिंग फार्मूला को एक अलग चैप्टर के रूप में लेंगे और विद यूजिंग फार्मूला अलग चैप्टर में लेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसे हैं, इसको समझने से पहले ये जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि इंटरेस्ट किसे कहते हैं। समटाइम्स इंटरेस्ट को समझते हैं सबसे पहले कि इंटरेस्ट क्या चीज होती है, उसके बाद समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज होती है। समटाइम्स इन नीड वी बोरो सम मनी फ्रॉम सम फाइनेंस एजेंसीज। हमने किसी फाइनेंस एजेंसी से कुछ पैसे लिए, हमें बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है। तो हम जैसे फाइनेंस एजेंसी कोई भी हो सकती है, प्राइवेट एजेंसी हो सकती है, बैंक हो सकती है, प्राइवेट बैंक हो सकती है। तो बैंक या कोई भी फाइनेंस एजेंसी से हम अगर कुछ पैसा लेते हैं, बिजनेस करना है, हमें बिजनेस करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हमने उधार ले लिया, उधार ले लिया हमने एक बैंक से या किसी और एजेंसी से। हमने कहा हमें भाई बिजनेस करने के लिए पैसे दीजिए, उन्होंने पैसे दिए, उनके कुछ टर्म्स कंडीशंस है पैसे देने के, वो लोग पैसे देते हैं कुछ टर्म्स कंडीशंस के ऊपर, और उन टर्म्स कंडीशंस पे अगर हम खरे उतरते हैं तो वो हमें पैसे देते हैं। तो इन जनरल द मनी इज बोरोड फॉर अ सर्टेन पीरियड, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। कुछ पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड करते हैं कि भाई मैं 3 साल में आपका मनी चुका दूंगा, या 5 साल में चुका दूंगा, या 2 साल के लिए मैं आपसे लोन ले रहा हूं। तो उसका एक स्पेसिफिक पीरियड डिसाइड किया जाता है कि इतने पीरियड के बाद ये पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम पैसा वापस करते हैं, एंड हैज टू बी रिटर्न एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, ऑब्वियसली कि जो पीरियड जब खत्म हो जाएगा उस टाइम पे उनको वो पैसा वापस करना है। लेकिन जब पैसा वापस करते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग वी पे सम एक्स्ट्रा मनी विद द बोरोड मनी। तो जो हमने पैसा लिया था वो तो वापस करेंगे ही, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी भी हम उस एजेंसी को पे करेंगे, क्योंकि वी हैव यूटिलाइज्ड द मनी ऑफ द लेंडर। तो जो लेंडर है जिसने हमें पैसा दिया है, उसका पैसा हमने यूज किया, बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया, तो फिर वो कोई ऐसा बांटने के लिए तो बैठा हुआ नहीं है पैसा, उसने किसी वजह से दिया है पैसा, उसको भी कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी हम पे करते हैं इस केस में, क्योंकि हमने उससे पैसा लेकर बिजनेस किया, कमाया, और जब हमने वापस किया तो जो उससे हमने पैसा स्टार्टिंग में लिया था वो तो वापस किया ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी हमने उसको पे किया। तो अब किसको क्या कहते हैं ये देखिए। अब इसकी टर्मिनोलॉजी को समझिए कि जो हमने पैसा उससे लिया था, बोरोड मनी को क्या कहेंगे, जो सबसे पहले हमने पैसा लिया था एजेंसी से, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी से इसको डिनोट करेंगे प्रिंसिपल को। जो हमने स्टार्टिंग में पैसा लिया था वो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। एक्स्ट्रा मनी जो हम पे करते हैं, जब हम पैसा चुकाते हैं, वापस लौटाते हैं सर्टेन पीरियड के बाद, तो एक्स्ट्रा मनी जो पे करते हैं उस मनी को कहते हैं इंटरेस्ट। तो यही हमें इंटरेस्ट किसको कहते हैं वही समझना है। तो इंटरेस्ट किसको कहते हैं, जो पैसा हमने स्टार्टिंग में लिया था प्रिंसिपल, उसके साथ जो हम एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं वो हो गया इंटरेस्ट। तो टोटल पेड मनी जो हम
एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब हम पीरियड के बाद जो मनी टोटल पे करते हैं, तो कैसे पे करते हैं टोटल, एक तो प्रिंसिपल पे करते हैं और एक एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं, दोनों को मिलाकर जो हम पे करते हैं तो उस अमाउंट उसको कहते हैं अमाउंट, उस मनी को कहते हैं अमाउंट जो हम लास्ट में पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कि जो हम लास्ट में पे कर रहे हैं वो अमाउंट, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, अमाउंट इक्वल टू हो गया प्रिंसिपल, जो हमने पैसा लिया था वो तो वापस करना ही है, साथ में प्लस हमें वापस करना है क्या, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा मनी जो हम पे करेंगे उसी को तो इंटरेस्ट बोल रहे हैं। तो लास्ट में जो हम पैसा पे करते हैं उसमें क्या क्या शामिल है, एक तो प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। तो ये हमारा इस तरह का फार्मूला बन गया, ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट कि हमने पैसा लिया एजेंसी से और जब हमने उसको वापस किया तो उस पैसे के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी पे किया जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए हमने सबसे पहले ये समझा कि इंटरेस्ट किसको कहते हैं, अब हम सिंपल इंटरेस्ट समझेंगे और तब जाके कहीं हम इस लायक होंगे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ पाएं। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हम शुरू करते हैं। एक्चुअली ये सिंपल इंटरेस्ट ही है, ये जो हमने एक्स्ट्रा मनी पे किया है ना ये सिंपल इंटरेस्ट ही है, लेकिन इसको अभी हम थोड़ा सा और क्लियरली अभी समझ लेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट डिनोटेड बाय SI, ओके, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। हर बार ये सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल ही कैलकुलेट होगा। ये जो इंटरेस्ट रहेगा ये कभी भी देखिए कितने भी पीरियड के लिए लिया जाए, थ्रू आउट द लोन पीरियड irrespective of the length of the period of which it is borrowed, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि 1 ईयर में अगर हम लोन चुकाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 ईयर में लोन चुकाते हैं, तब भी प्रिंसिपल के ऊपर ही, यानी कि स्टार्टिंग में जो अमाउंट लोन लिया गया था प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट काउंट होगा, कैलकुलेट होगा, ओके। 2 साल के बाद अगर उस पीरियड को आगे बढ़ा लेते हैं, 2 साल के बाद चुकाते हैं तब भी ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, मतलब कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द पीरियड से इररेस्पेक्टिव, इससे मतलब नहीं है लेंथ कितनी भी हो जाए पीरियड की, पीरियड कितना भी लंबा हो जाए, हर बार इंटरेस्ट ओरिजिनल अमाउंट पर ही लगेगा। ओरिजिनल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होगा। तो इस तरह के इंटरेस्ट को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स लेंगे तो ये ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। इसका हम फार्मूला बना लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम इसको, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल, हर बार प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होगा, इसलिए इसके फार्मूले में प्रिंसिपल मेन है। प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, जो अमाउंट लिया गया था वो इनटू रेट, किस रेट से लिया गया था। एक रेट रहता है कि हम 10% से लोन दे रहे हैं या 5% से दे रहे हैं, 6% से दे रहे हैं, 15% से दे रहे हैं, कि कितने परसेंट, ये परसेंट की वजह से ये नीचे 100 आया है। ये रेट हमेशा परसेंट में रहेगा। तो जैसे मान लीजिए 5% है तो 5% का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, इसकी वजह से ये डिवाइडेड बाय 100 आया। तो परसेंट इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए लिया है, कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है, वो वाला टाइम यहाँ पे आएगा। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से, इसके जो फार्मूला हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है। जब भी हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट बोल देंगे, तब भी वो सिंपल इंटरेस्ट ही माना जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे तब भी वो सिंपल इंटरेस्ट ही माना जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू, प्रिंसिपल को हमने किससे डोनेट किया है, P, कैपिटल P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। इस फार्मूले से हम कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट इज डिनोटेड बाय CI। ओके, इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज द ड्यू इंटरेस्ट इफ बैलेंस्ड। अगर हमने एक सर्टेन पीरियड में इंटरेस्ट चुकाया नहीं तो उसके आगे का जो इंटरेस्ट काउंट होगा वो कैपिटल, यानी कि जो प्रिंसिपल है उस पर भी इंटरेस्ट देना होगा, और जो इंटरेस्ट नहीं चुकाया उस अमाउंट पर भी इंटरेस्ट देना होगा। आगे का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो
उस दोनों मतलब देखिए इसको अभी इस तरह से समझेंगे कि ये किस केस में होगा, जब बैलेंस, इफ बैलेंस, अगर आपने पहला इंटरेस्ट नहीं चुकाया है, व्हेन द इंटरेस्ट इज नॉट पेड, व्हेन द इंटरेस्ट इज नॉट पेड एट द एंड ऑफ द सर्टेन फिक्स्ड पीरियड, पीरियड जो डिसाइड किया गया था उस पर इंटरेस्ट नहीं चुकाया। अब क्या होगा, अब एजेंसी ये मान लेगी कि आपने उस अमाउंट को चुका दिया और इस बार आपने उससे ज्यादा अमाउंट ले लिया। किस तरह से, बट इट इज एडेड टू द सम लैंड, अपना इंटरेस्ट चुकाया नहीं और उसको आपने क्या किया, ऐड कर दिया सम लैंड में, जो पहले प्रिंसिपल लिया था उसी में ऐड कर दिया। बोलो मान लो कि हमने वो भी ले लिया और ये भी ले लिया, अब हम दोनों के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। द अमाउंट दस ऑब्टेन्ड बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट पीरियड। अब जो अमाउंट काउंट होगा, जैसे कि देखिए एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि जैसे मान लीजिए 1000 रुपीज लिए, ठीक है, और 1 ईयर के बाद 1000 के साथ साथ 100 रुपीज इंटरेस्ट भी पे करना है, ऐसा डिसाइड हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये डिसाइड हुआ कि 1 साल के बाद 1100 पे करना है। 1000 तो वो वाला जो लिया था प्रिंसिपल, और 100 वो जो इंटरेस्ट हो गया। अब आपने इंटरेस्ट नहीं चुकाया, ना तो 1000 वापस किए और ना 100 रुपीज वापस किए। आपने कहा इस पीरियड को आगे बढ़ा लो, मुझे अब 1 साल के लिए और चाहिए। तो एजेंसी ने ये मान लिया, फाइनेंस एजेंसी ने ये मान लिया कि आपने 1100 रुपीज उसको चुका दिए और फिर से आपने इस बार 1100 रुपीज ले लिए। 1000 तो ले ही रखे थे, 100 आपने और ले लिए, इसलिए आगे का जो इंटरेस्ट काउंट होगा वो 1000 पर नहीं बल्कि 1100 पर कैलकुलेट होगा। इसीलिए उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले वाले अमाउंट पे भी आगे इंटरेस्ट लगेगा और जो अमाउंट आपने इंटरेस्ट नहीं चुकाया है उसको भी प्रिंसिपल मान लिया, प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, बट इट्स एडेड टू द सम लैंड। पहले जो प्रिंसिपल लिया था उसी में हमने उसको ऐड कर दिया, इंटरेस्ट को भी, और ये मान लिया कि अब हमने वो भी ले लिया, जो प्रिंसिपल था वो भी ले लिया और ये भी प्रिंसिपल बन गया। क्योंकि ये प्रिंसिपल बन गया कैसे, कि जो पहली बार में जो अमाउंट 10 ऑब्टेन्ड, जो पहली बार में जो अमाउंट कैलकुलेट हुआ फाइनल, तो वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखिए इसको हम इस तरह से इसके फार्मूले के रूप में समझेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन, अब क्या होगा कि पीरियड को आगे बढ़ाने के बाद नेक्स्ट पीरियड में अगर हमने उसको चुका दिया, ठीक है, या उसके नेक्स्ट पीरियड में हमने उसको चुका दिया, तो फाइनली जो हम अमाउंट चुकाएंगे, देखिए इस तरह से इसको लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट एंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो फाइनली जो अमाउंट चुकाया गया, 1 साल में नहीं चुकाया, 2 साल में नहीं चुकाया, तीसरे साल के बाद फाइनली अमाउंट चुका दिया गया, तो वो जो अमाउंट आया, ठीक है, उसमें से हम जब माइनस कर देंगे कौन सा, जो सबसे पहले लिया था ओरिजिनल प्रिंसिपल, वो माइनस कर दिया, तो जो हमें मिला वो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, सबसे पहले जो लिया गया था वो लिया तो उतना ही था ना, उसके बाद तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हम देते चले गए और फाइनली जब हमने सारा अमाउंट चुकाया तब हमें पता चलेगा कि हमने कितना ज्यादा चुकाया, जो लिया था उससे कितना ज्यादा चुकाया। वो कैसे पता चलेगा, जो फाइनल अमाउंट आएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे ओरिजिनल प्रिंसिपल को, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना उसको ज्यादा चुकाया और उसी को कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से कह सकते हैं इसको AN। हमने मान लिया कि N टाइम्स वो हम पीरियड को बढ़ाते गए, 1 बार 2 बार 3 बार, मान लीजिए n की वैल्यू 3 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कि कितने पीरियड्स चेंज हुए, ठीक है। AN माइनस P, कौन सा P, फर्स्ट वाले P को हम लिख देंगे P1। सबसे पहले जो हमने लिया था, जो प्रिंसिपल जो हमने सबसे पहले एजेंसी से, फाइनेंस एजेंसी से जो पैसा लिया था वो था P1। और उसके बाद हमने जब 1 साल के बाद, मान लीजिए 1 साल का पीरियड डिसाइड हुआ था, 1 साल के बाद हमें चुकाना था, तो वो बनेगा अमाउंट A1। लेकिन वो जो A1 अमाउंट बना वो हमने चुकाया नहीं, तो वो दूसरे पीरियड के लिए, यानी कि पीरियड चेंज हो गया 2, सेकंड पीरियड चेंज हो गया, तो जो A1 था वो सेकंड पीरियड के लिए P2 बन गया, प्रिंसिपल बन गया वो, ठीक है। और फिर वो जो प्रिंसिपल बना, फिर हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो फिर जो अमाउंट आएगा उसके बाद आएगा A2। अब ये जो A2 आया तब भी हमने नहीं चुकाया,
तो हमने क्या किया, फिर A2 को हमने फिर से P3 मान लिया, इसको भी हमने प्रिंसिपल मान लिया। इस तरह से जब हम चलते जाएंगे तो लास्ट A जो आया, मान लीजिए हमारा ये आया लास्ट N कौन सा आया हमारा लास्ट में, मान लीजिए थर्ड ईयर में हमने चुका दिया, या 4 साल के बाद चुका दिया तो 4 आया, तीसरे साल के बाद चुका दिया तो 3 आया, N की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो कितने टाइम्स में हम चुका रहे हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ द पीरियड। N को हम क्या लिखेंगे, N इज नंबर ऑफ रिपीटिशंस ऑफ द पीरियड, कितनी बार वो पीरियड हमने आगे बढ़ाया, वो हो गया N, तो AN। अभी देखिए इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट को, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस हो गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होते जाएगा। अगर हमने हमारा 1 ईयर का पीरियड डिसाइड था, फॉर एग्जांपल ये 1 ईयर हम बार बार बोल रहे हैं तो वो एक एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है हाफ ईयर हो सकता है 2 ईयर्स हो, कितना भी पीरियड हो सकता है। तो पीरियड अगर 1 ईयर का डिसाइड हुआ है और 1 ईयर के बाद अगर पैसा नहीं चुकाया जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट किसको बोलेंगे, कि सिंपल इंटरेस्ट उसको बोलेंगे कि अगर ये डिसाइड हुआ कि नहीं चुकाया गया उसके बाद भी ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तब तो उसको बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और अगर हमने ओरिजिनल प्रिंसिपल के साथ साथ जो इंटरेस्ट नहीं चुकाया उसको भी मान लिया कि ये भी आपने ले लिया ना, जब चुकाया नहीं तो वो भी ले लिया नेक्स्ट पीरियड में, तो उसको बोलेंगे फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हमारा पूरे अमाउंट के ऊपर, पूरा अमाउंट मतलब जो पहली बार का जो अमाउंट बनना चाहिए था, जो चुकाना चाहिए था वो नहीं चुकाया, उसके ऊपर जो कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक चार्ट फॉर्म में हम इसको मतलब कंपैरिजन को लेके एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसको एक चार्ट फॉर्म में बनाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, तो एक कंपैरिजन को हम आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, ओके। ये एग्जांपल लेकर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को हम समझेंगे। ओके, एक एग्जांपल लिया कि एक अमाउंट लिया गया 1 लाख रुपीज, 1 लाख है ना, रुपीज 1 लाख इज बोरोड एट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट। 10% डिसाइड हुआ कि एक साल के बाद 10% रुपीज एक्स्ट्रा पे करके आपको हमारा पैसा वापस करना है, ये डिसाइड हुआ। इसको कहते हैं 10% का रेट डिसाइड होना। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज, कितने रुपीज लिए गए हैं जो बोरो किए गए हैं, 1 लाख रुपीज। तो प्रिंसिपल हो गया। सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या हो गया, फॉर फर्स्ट ईयर, अभी देखिए कितने ईयर्स के लिए लिए गए हैं ये लिखा नहीं है। ठीक है, अब हम 2 साल 3 साल के लिए हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम 2-3 साल में सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है और 2-3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर, अभी हम सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर से शुरू करेंगे। तो जो प्रिंसिपल है वो हो गया 1 लाख। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, जितना अमाउंट लिया गया, तो 1 लाख रुपीज हो गया। यहाँ रुपीज लिखना रह गया, आप लोग लिख लेना। ओके, 1 लाख रुपीज प्रिंसिपल हो गया। रेट आर हो गया R1, दिस इज R1 पहले साल के लिए। 1 क्यों लिख रहे हैं हम, फर्स्ट ईयर के लिए हम 1 इसको हम लिख रहे हैं, P1 R1 T1। तो R1 हो गया 10%, एक साल का जो इंटरेस्ट होगा पर एनम। एनम का मतलब क्या होता है, एनम मतलब एक साल। ठीक है, एनम मतलब साल, तो एनम डबल एन पर एनम, तो पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%। तो ये R1 हो गया। T1 हो गया 1 ईयर, पीरियड है ना, कितने टाइम के लिए, तो हम 1 ईयर की बात कर रहे हैं, तो T1 1 ईयर हुआ। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। I1 इक्वल टू क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या है, P1 P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो ये हो गया P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। तो ये कैलकुलेशन हमारी जो आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ओके, तो क्या वैल्यू इसकी आएगी, P1 क्या है 1 लाख, ओके, इंटू 10 इंटू 1, 10% से लिया गया है पर एनम, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%। ये वाला सेंट आ गया यहाँ पे, इसलिए इसको 100 से डिवाइड करते हैं, 10% मैंने बताया। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, ये तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ये अमाउंट कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट। ओके, तो ये कैलकुलेट हो गया हमारा, इसकी वैल्यू कट कट क्या जाएगी, देखिए ये 0 से ये 0,
एक जीरो से एक जीरो ये वाला कट गया और दूसरे जीरो से एक जीरो ये वाला कट गया, तो बचा हमारा कितना, 1 के आगे 4 जीरोस। ओके, तो ये हो गया 1 के आगे जब 4 जीरोस होते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या होता है वो 10,000 रुपीज। तो ये हमारी वैल्यू आई इंटरेस्ट की। कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, स्टार्टिंग में तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम चलेगा। जैसे बताया ना कि 1 साल के बाद जब हम नहीं चुकाते हैं तब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तब उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन पहला जब साल है तब तो चुकाने नहीं चुकाने का सवाल ही नहीं हुआ, जब हमने स्टार्टिंग में लिया है। तो स्टार्टिंग में जो कैलकुलेशन चलेगी फर्स्ट ईयर के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी सेम तरीके से चलेंगी। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए अभी P1 इक्वल टू, यहाँ फिर से लिखेंगे हम, P1 इक्वल टू रुपीज 1 लाख। ठीक है, ओके। R1 इक्वल टू 10%। मैं वीडियो से गायब भी हो गया, मैं पिक्चर में सब गायब भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बोर्ड गायब नहीं होना चाहिए, बोर्ड तो वही है, बोर्ड नहीं गायब होगा। एंड T1 इक्वल टू 1 ईयर, ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, P1 R1 T1। अब हमने कैलकुलेट कर लिया कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हमने दे दिया नाम CI1। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी स्टार्टिंग में तो कैलकुलेशन वही चलेंगे। देखिए हमारा चैप्टर क्या है, विदाउट यूजिंग फार्मूला। तो अब आप बोलेंगे विदाउट यूजिंग फार्मूला है, तो ये फार्मूला बीच में क्या कर रहा है, बार बार फार्मूला क्यों आ रहा है भाई, ये फार्मूला इसलिए आ रहा है विदाउट यूजिंग फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का भी एक अलग फार्मूला होता है, ये वो फार्मूला नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज नहीं कर रहे। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन वैसी की वैसी रहेगी जैसे सिंपल इंटरेस्ट में थी कि 1 लाख इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, और इसकी वैल्यू भी सेम वही आएगी। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो चाहे कंपाउंड हो और चाहे फर्स्ट पीरियड का इंटरेस्ट, यहाँ पे पीरियड 1 ईयर है तो इसलिए हम 1 ईयर बोल रहे हैं, तो बोलना चाहिए कि फर्स्ट पीरियड का जो इंटरेस्ट आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आएगा। क्या वैल्यू आई उसकी, 10,000। अच्छा, एक चीज तो रहेगी, अमाउंट भी तो बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट तो हमें इतना चुकाना है, अब अमाउंट भी चुकाना है, कितना टोटल। अगर हमने 1 साल के बाद पूरा चुका दिया तो क्या होगा कि प्रिंसिपल भी चुकाएंगे और इंटरेस्ट भी चुकाएंगे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा इस केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में A1 इक्वल टू P1 प्लस I1। ठीक है, इंटरेस्ट भी चुकाना है और जो प्रिंसिपल था जो पहले लिया था अमाउंट वो भी चुका, जो प्रिंसिपल जो लिया था, जो कैपिटल जो लिया था वो भी चुकाना है। तो ये टोटल हो जाएगा इसका 1 लाख प्लस 10,000 इक्वल टू 1,10,000। ओके, तो ये हमारा 1,10,000 ये हमारा अमाउंट, इतना अमाउंट हमें एजेंसी को चुकाना है। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी सेम है। देखिए हमने बताया ना फर्स्ट ईयर में तो सब कुछ सेम चल रहा है कि अमाउंट जो चुकाना होगा यहाँ पे A1, यहाँ पर भी A1 है, P1 प्लस CI, यहाँ पे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दिया हमने, इस वैल्यू इसकी भी यहाँ पे सेम ही है। तो 1 लाख प्लस 10,000 इक्वल टू 1 लाख रुपीज, कितना हो गया 1,10,000। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आ गए। सेकेंड ईयर में देखिए क्या मजा है, सेकेंड ईयर अब हमने क्या किया, ये जो अमाउंट था ये हमें इतना चुकाना था लेकिन चुकाया नहीं। 1 साल में इतना अमाउंट चुकाना था इंटरेस्ट के साथ लेकिन चुकाया नहीं। अब सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया चुकाया हो चाहे नहीं चुकाया हो फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो प्रिंसिपल होगा P2 वो अभी भी वही है, जो P1 है वो अभी भी वही माना जाएगा कि आपने एजेंसी से जो बोरो किया है वो तो उतना ही बोरो किया है ना, कितना 1 लाख बोरो किया है, तो रुपीज 1 लाख इज द बोरोड अमाउंट, तो दिस इज द प्रिंसिपल।
ये प्रिंसिपल रहेगा सेकेंड ईयर के लिए भी। सेकेंड ईयर में भी यही प्रिंसिपल है, और जो R2 है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी चेंज नहीं हुआ। पर एनम है ना, पर एनम है तो मतलब हर साल वही रहेगा। नेक्स्ट ईयर के लिए भी वही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके नेक्स्ट ईयर के लिए भी वही रहेगा अगर उस बिजनेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये हो गया 10%, R2 भी 10% हो गया। और T2 कितना हो गया? सेकेंड ईयर है ना, 2 नहीं, T2 भी 1 ही होगा, 1 ईयर। क्यों? सेकेंड ईयर है लेकिन है तो एक ही साल ना, 1 ही ईयर है ना। ये भी एक ही साल था, ये भी एक ही साल था, एक एक साल की कैलकुलेशन लगा रहे। पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं तो पर एनम पर ईयर लगाएंगे, तो ईयर तो एक ही हुआ, तो T2 भी एक ही हुआ। यहाँ पे अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। I2 हमारा हो जाएगा P2 R2 T2 अपॉन 100। कैसे? P2 की वैल्यू क्या है? सेम, कुछ नहीं करना है, सिर्फ P2 वहां पे लिख रहे हैं हम 2222, और है तो ये वैल्यूज तो सब सेम है जो ऊपर थी। कौन सी? फर्स्ट ईयर में जो वैल्यूज थी वही है, तो फिर हम दो बार कर क्यों रहे हैं? यही तो दिखाना है कि सिंपल इंटरेस्ट में वो सेम ही रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जाके चेंज होगा, वो अभी आपको दिखाना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 10,000 वही आई थी ना, तो अभी भी वही आएगी। ये काट पीट करके जो वैल्यू आएगी, ये एक जीरो से ये एक जीरो कटा, ये एक जीरो से ये एक जीरो कटा, 10,000। I2 आ गया। अमाउंट अब कौन कितना अमाउंट चुकाना है? 2 साल के बाद, 2 साल के बाद चुकाना है कितना अमाउंट? अब आया डिफरेंस क्या? अमाउंट में तो डिफरेंस आया ना, क्यों? क्योंकि हमें P2 तो चुकाना है। P2 कौन सा था? P1 हम P1 से लेंगे, ठीक है। P1 सबसे पहले लिया था क्या? P1 वैल्यू वही है लेकिन लिखना तो P1 पड़ेगा ना। सबसे पहले P1 लिया था, उसके बाद हमने इंटरेस्ट उसको चुकाना है, ठीक है। पहले हमने नहीं चुकाया, अभी चुकाना है। तो इंटरेस्ट कौन सा चुकाना है? I1 वो भी चुकाना है, लेकिन 2 साल हो गए ना करते करते, तो I2 भी तो चुकाना है, I1 भी चुकाना है और I2 भी चुकाना है। तो P1 प्लस I1 इज P1 1 लाख, I1 10,000, I2 भी 10,000, ये हो जाएगा 1,20,000। तो ये कितना आ गया अमाउंट की वैल्यू? अभी यहाँ पे अमाउंट कितना आया था? 1,10,000। अब इसमें 10,000 इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का और ऐड हो गया, तो अब हम अगर 2 साल के बाद अमाउंट को चुकाएंगे तो 1,20,000 अमाउंट चुकाएंगे। और अब देखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर में यहाँ पे कहानियां बदल जाएगी। कैसे? अब ये जो अमाउंट आया था 1 साल के बाद, अमाउंट जो चुकाना था वो 1,10,000 चुकाना था, लेकिन नहीं चुकाया। अब एजेंसी बोलती है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने अमाउंट चुकाकर फिर से मुझसे इतना बोरो कर लिया, यानी कि इस बार क्या होगा? जो P2 होगा वो P2 P1 के बराबर नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना वो मजाक में वो बांटने के लिए नहीं बैठा है एजेंसी वाला। एजेंसी वाला बोलता है तुमने नहीं चुकाया ना, अब उसका भुगतो, पनिशमेंट, उसकी सजा मिलेगी आपको। ये माना जाएगा कि आपने P1 भी ले रखा है, जो अमाउंट ले रखा है वो तो ले रखा है, और जो 10,000 जो आपको चुकाने थे वो नहीं चुकाए, वो भी तो मेरे है ना, वो भी इसका मतलब मैंने आपको और दे दिए। तो जो P2 हो गया वो A1 के बराबर हो गया, P1 के बराबर नहीं हो गया। P1 तो लिया था पहले, लेकिन अब जो चुकाना था वो नहीं चुकाया। तो अब आपने सेकेंड ईयर में जब दूसरा साल स्टार्ट हुआ तो आपने मुझसे 1,10,000 रुपए ले लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो P2 हो गया 1,10,000 रुपीज। हमें क्या है, रुपीज बाद में लिखने की आदत है। क्यों? क्योंकि हमारे जमाने में ये साइन नहीं आया था, इस साइन का आविष्कार नहीं हुआ था। ये जो साइन है ना, ये रुपीज का, अभी तक वही आदत है, इसलिए बार बार रुपीज छूट जाता है। इक्वल्स का साइन वहां पे आ जाता है, इक्वल्स के साइन के बाद ये रुपीज का जो नया वाला साइन जो कुछ ही साल से 4-5 साल से इसका आविष्कार हुआ है, शायद 8 साल हो गए। ओके, 2012 में, आई थिंक 2012 में ये साइन स्टार्ट हुआ है। तो रुपीज 1,10,000 हो गया P2। अब प्रिंसिपल ये माना जाएगा, अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस पे कैलकुलेट होगा, बाकी सब वही है। क्या R2 चेंज नहीं हुआ ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज नहीं हुआ 10%, और T2 भी चेंज नहीं हुआ, वो भी वही है। कितना? 1 ईयर।
पहला साल था वो भी 1 ईयर था, दूसरा साल था उसका पीरियड कितना है वो भी तो 1 ईयर ही है, तो 1 ईयर लिख सकते हैं यहाँ पे, आप लिख देना, मैं जरा थोड़ा सा फटाफट लूंगा। ओके, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो सेकेंड ईयर का आएगा वो क्या आएगा, CI2, ये आएगा P2R2 T2 अपॉन 100। ओके, तो P2 आ गया हमारा 1,10,000। हमारा इस बार प्रिंसिपल चेंज हो चुका है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या हुआ था, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था I2 सेकेंड ईयर में वो भी 10,000 ही आया था, क्योंकि वो 1 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट होता। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, 1,10,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा, इसलिए ये 11,000 आया। अब इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ चुका है। अब जो अमाउंट आएगा, जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट चुका, 2 साल के बाद जो अमाउंट चुकाना होगा, तो वो A2 आएगा। ठीक है, A2 क्या आएगा, P2 प्लस इंटरेस्ट, क्या है इंटरेस्ट, CI2। तो सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट इसमें लग गया, फर्स्ट ईयर का भी लग गया, सेकेंड ईयर का भी लग गया, वो तो इसमें भी लगा था, लेकिन इसमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ज्यादा है, इसलिए P2 क्या है, 1,10,000 और प्लस 11,000, 10,000 नहीं, दूसरी बार में 11,000, तो 1,20,000 जो यहाँ पे आया था, ये आ जाएगा यहाँ पे 1,21,000। ओके, इसको ऐड करके देख लीजिए, आ गया हमारा 1,21,000। अगर एजेंसी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट वसूलना चाहती है तो वो आपसे लेगी। अगर आपने पहले साल में 10,000 रुपीज नहीं चुकाए हैं तो दूसरे साल में आपको 10,000 के ऊपर भी इंटरेस्ट भर के आपको 1,21,000 लास्ट में चुकाने होंगे। अब देखो, हम तो हमारा काम उसमें भी चला नहीं, हमने क्या कहा, हमें अभी और टाइम दो, हमें अभी और टाइम के लिए पैसे चाहिए, हम सेकेंड ईयर में भी पैसे नहीं चुका पा रहे हैं। अभी हमारा जो जिस बिजनेस के लिए हमने पैसे दिए थे वो अभी थोड़ा सा रनिंग में है, अभी उससे उतना प्रॉफिट निकला नहीं है कि हम बैंक के पैसे वापस लौटा पाए। तो हम कहते हैं कि अभी हम 1 साल और खेलेंगे इस पैसों को, 1 साल आपके पैसे को हम यूज और करेंगे, अभी भी हमने इसके आगे नहीं चुकाए। तो तीसरे साल में क्या होगा, ये तीसरा साल थर्ड ईयर और ले लेते हैं ताकि इसके डिफरेंस को आप और भी क्लियरली समझ लें कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को। ओके, तो लेते हैं फ्रेश बोर्ड पे। नाउ फॉर थर्ड ईयर, अब मैंने इसको ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया, बस P3 R3 ये 3 कर दिया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में कुछ चेंज तो हो नहीं रहा, सारी कैलकुलेशंस वैसे की वैसे ही, बस हाँ लास्ट में अमाउंट चेंज होगा, अमाउंट नहीं लिखा, तो इंटरेस्ट तो वही कैलकुलेट होगा, क्योंकि हर साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल था, स्टार्टिंग में सबसे पहले जो अमाउंट लिया गया था 1 लाख, उसके ऊपर ही हो रहा है। तो यहाँ पर भी अभी जो 10,000 आया था वही P3 के केस में, यानी कि थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है और एक ही साल है, थर्ड ईयर भी एक ही साल है, और P3 भी 1 लाख ही है, क्योंकि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो उसी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट पे I3 हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या P3 R3 T3 अपॉन 100, सेम कैलकुलेशंस आ गई, ये कट कटा के ये रह गया हमारा 10,000 रुपीज। अब हमारा देखिए जो अमाउंट आया A3, अब हमारा जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, A2 जो हमारा अमाउंट बन गया था वो A2 में अब हमारा और इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा I3। ओके, A2 हमारा कहां तक पहुंचे था, पहले साल 10,000 इंटरेस्ट, दूसरे साल 10,000 इंटरेस्ट, तो 20,000 इंटरेस्ट उसमें ऐड हो चुका है, यानी कि 1,20,000 तो हो चुका था A2। देख लीजिए पीछे, A2 क्या था, 1,20,000। अब A2 में हमने इस साल का, तीसरे साल का इंटरेस्ट और ऐड कर दिया, ये हो गया 10,000। तो ये टोटल अमाउंट हमारा बन गया 3 साल के बाद, कितना बन गया, 1,30,000। ये हो गया हमारा अमाउंट 3 साल के बाद। अब देखिए 3 सालों में हमने इंटरेस्ट कितना पे किया, तो जो हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया, टोटल इंटरेस्ट I, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं दो तरह से, क्या I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह से भी हमारा जाएगा, क्योंकि तीनों ही 10,000 10,000 10,000 है, ये तीनों को टोटल मार दिया हमने, तो हो गया हमारा ₹30,000। ओके, तो एक तो ये तरीका हो गया हमारा टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। दूसरा हमारा आसान सा तरीका क्या हो गया, क्या
कि टोटल इंटरेस्ट को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से, जो फाइनल हमारा जो अमाउंट बना वो था A3, लास्ट A3 में से हमने माइनस कर दिया ओरिजिनल प्रिंसिपल, सबसे पहले जो हमने लिया था, तो 1,30,000 है A3, इसमें से हमने माइनस कर दिया 1 लाख जो कि ओरिजिनल हमारा प्रिंसिपल था, तो दोनों का डिफरेंस जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ₹30,000। तो इस तरह से हमारी ये सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर से चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, शायद अब तक आप ये बात समझ चुके हैं कि इस बार ये एजेंसी बार बार छोड़ती नहीं, क्या करती है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझ में आ रहा है कि भाई 1 साल के लिए तो हमने लिया था, 1 साल के बाद हम उनसे फिर से रिक्वेस्ट करने लगे या चुका तो पानी रहे, बोल रहे कि भाई थोड़ा सा पीरियड बढ़ा दो, मैं अभी तो नहीं दे पा रहा हूँ, अब मैं 1 साल के बाद तो नहीं दे पा रहा हूँ, मैं और 1 साल के बाद दूंगा, ठीक है। अब एजेंसी बोलती है कि यार तू 1 साल के बाद चुकाने को बोला था, तो अब मैं तुझे और फोकट में तो दूंगा नहीं, इसलिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो चुका देना चाहिए था वो जो नहीं चुकाया, अब तो उस पर भी इंटरेस्ट भर। 2 साल के बाद हम फिर से उससे रिक्वेस्ट करने बैठ गए कि अरे भाई अभी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ है, अभी तो लॉकडाउन चालू था या जो भी था, जो भी उसका रीजन बताने लगे कि अभी हमें 1 साल के लिए और चाहिए, तो वो क्या करता है, वो फिर से जो अमाउंट अब तक का तैयार हो चुका है उस अमाउंट को ये मान के चलता है कि यह अमाउंट आपने चुका दिया और ये अमाउंट आपने चुका कर फिर से ले लिया, अब आपको जो इंटरेस्ट भरना है वो इस अमाउंट पर भरना है। तो अब P3 कितना हो जाएगा, जितना ही अमाउंट उससे पहले बन चुका था, कितना अमाउंट बन चुका था, A2, कौन सा वाला A2, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला A2, ये वाला A2 नहीं, ये वाला A2 कम है, अभी इससे पहले जो सेकेंड ईयर के बाद जो A2 बना, जो अमाउंट बना वो कितना बना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अलग है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में अलग है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हम यहाँ पे केस ले रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो A2 बना था, जो हमारा फाइनल अमाउंट बना था 2 साल के बाद, जो कि चुकाया नहीं गया, उसने माना कि आपने, एजेंसी ने माना कि आपने वो अमाउंट चुकाकर और फिर से उतना अमाउंट हमसे बोरो कर लिया, तो इसका मतलब जो P3 होगा, अब जो प्रिंसिपल होगा वो A2 के बराबर होगा, कितना, कहां तक पहुंच गया था A2, 1,21,000, ये था इतना रुपीस, ओके, रुपीस को एक्चुअली पहले लिखते हैं यहाँ पे, और आर्थिक R3 वगैरह ही कितने ही उतने ही है, हर साल 10% ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, हर साल 10% ही है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि 10% पर एनम, तो हर साल वो 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, और जो तीसरा साल है वो भी 1 ईयर ही है तीसरा, लेकिन है एक ही साल, तो पीरियड कितना हुआ, 1 ईयर। अब हम C3 फिर से कैलकुलेट कर देंगे, अपना वही फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का ही है, ओके। तो इसलिए हमने इस चैप्टर को हम क्या बोल रहे हैं, विदाउट यूजिंग फार्मूला, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये हो गया P3 into R3 into T3, इनकी वैल्यूज पुट अप करके अब आप कैलकुलेट करेंगे खुद, कर दूं, तो फटाफट लिख देता हूं और फाइनल लिख देता हूं, पहले वैल्यूज लिख देता हूं और फाइनल उसके बाद लिख देता हूं, 1,21,000, ये तो हो गया P3, उसके बाद 10 into 1, ये वैसा का वैसे ही है, और ये 100, तो ये कट कटा के जो आया वो क्या आया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, किससे, इन 2 0 से, ऊपर के 2 0 कट गए, तो ये आ गया हमारा 1,21,000 रुपीज 12,100। अब देखिए अब हमारा अमाउंट कितना बना, इस बार फाइनल अमाउंट जो हमारा बना, इस बार जो अमाउंट आएगा फाइनल, अभी हम मान के चल रहे हैं कि 3rd ईयर में हमने पैसे चुका दिए, तो तीसरे साल के बाद, तीसरा साल जब खत्म होगा उसके बाद कितना पैसा चुकाना है, तो वो होगा A3, उसको बोलेंगे A3, कितना हो गया A3, कि हमें ये जो इंटरेस्ट है तीसरे साल का वो भी चुकाना है, और उससे पहले तक का जो अमाउंट हमारा बन चुका था वो भी हमें चुकाना है, तो ये था ना, ये था 1,21,000 और प्लस 3rd ईयर का इंटरेस्ट, 3rd ईयर का इंटरेस्ट क्या है, 1,21,000, इन दोनों को टोटल करके जो हमारी वैल्यू आई, ये आ गई हमारी फाइनल अमाउंट आफ्टर 3 years, the completion of the 3rd year, after the completion of the 3rd year, हमने ये मान के लिया, तो तीसरे साल के बाद कितना अमाउंट चुकाना है, इस बार हम थक गए, इस बार हमने कहा चलो चुका देते हैं, इसके बार हमने तीसरे साल के बाद इतना अमाउंट चुका दिया। अब देखेंगे सेम जो टोटल इंटरेस्ट हुआ वो हम दोनों तरह से यहाँ पे भी
इन दोनों तरह से हम टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे CI1 प्लस CI2 प्लस CI3। तो वो जो तरीका है ना वो एक्चुअली बहुत अच्छा तरीका नहीं है। क्यों? मान लीजिए अभी तो ये हमने 2-3 साल के लिए कैलकुलेट किया है, मान लीजिए 10 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 10 साल का इंटरेस्ट क्या, हम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I4 ये I5 ये 10 बार थोड़ी टोटल मारते करेंगे, तो वो मुश्किल है, वो थोड़ा सा झंझट वाला काम है। उससे ज्यादा सिंपल तरीका क्या है, जो सबसे पहले अमाउंट लिया था वो माइनस कर देंगे किसमें से, फाइनली जो हमने अमाउंट चुकाया उसमें से। सबसे पहले जो लिया था वो, उसको अमाउंट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो ये हमारा जो कंप्लीट जो कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा आएगा, इसको टोटल भी लिख देता हूं यहाँ पे, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जाएगा वो A3। मैंने फार्मूला क्या लिखा था, AN माइनस P1। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 3, क्योंकि 3 साल के बाद हमने ये कैलकुलेशन लगाई कि 3 साल के बाद जो चुकाना है वो कितना है, तो n की वैल्यू हो गई 3, तो A3 माइनस P1, और ये जो वैल्यू आई ये हो गया टोटल, क्या हो गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया 3, कितना हो गया 33,100। अभी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर एजेंसी चलती रहती तो उसको मिलते कितने, एजेंसी कितना कमाती 3 साल में, 30,000 कमाती, लेकिन उसने लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट, जो पैसा हम नहीं चुका रहे थे उस पे भी वो इंटरेस्ट लगाता गया। तो अब एजेंसी ने कितना कमाया, फाइनेंस एजेंसी ने जिसने पैसे दिए थे उसने कमाया 33,100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब लागू करती है पैसा देने वाली कंपनी तो फायदे में रहती है। लेंडर जो लेंडर है जिसने अमाउंट दिया है बिजनेस करने के लिए, वो जब कंपाउंड इंटरेस्ट लागू करती है तभी उसको ज्यादा फायदा होता है। ओके, तो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपने यहाँ पे समझ लिया। तो अब हम इसके ऊपर लेंगे प्रॉब्लम्स। एक तरह से देखिए, एक डेफिनेशन और हम यहाँ पे हम समझ सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है, वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही, लेकिन फर्क क्या हो रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कह सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट, रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट विद ग्रोइंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ग्रो होता चला जा रहा है और सिंपल इंटरेस्ट हम फिर से कैलकुलेट करते जा रहे हैं। तो ये बार बार सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रोइंग प्रिंसिपल के ऊपर लागू करते हुए, तो उसको हम बोल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए अब हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और प्रॉब्लम्स लेते ही उसमें मजा आने लगेगा और इस कैलकुलेशन में बहुत मजा आता है, क्योंकि रुपए पैसे की बात है ना, तो रुपए पैसे की कैलकुलेशन में जरा मजा आता है कि इतने पैसे उससे लिए, इतने चुकाए, इतने कमाए, कमाई वाली बात आने लगती है तो जरा बच्चे जरा खुश होने लगते हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे रोकते हैं। वीडियो नंबर 6 के बाद वीडियो नंबर 7 में हम यहाँ पे लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को यहाँ पे रोकते हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि ये नोट्स वगैरह बनाने की आदत डालिए, नोट्स बनाते रहिए। अभी मैंने जितनी बातें हो रही स्टार्ट में थोड़ी थी, डेफिनेशन वगैरह थी, उसमें मैंने कुछ लिखी और कुछ मुंह से सिर्फ बोल दी, तो वो भी आप लिखेंगे। ये डेफिनेशन लिखते हैं इसलिए क्योंकि आपको ये हमेशा के लिए ये कभी भी जब हम उस पर निगाह मारेंगे तो कभी भी 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद भी आप उसको देख सकते हैं और देख के आपको रिवाइज हो जाता है पूरा। तो पूरी तरह से नोट्स बनाएंगे और एक आदत और डालिए, एक दूसरे को पढ़ाने की आदत डालिए। आपको मैथ्स में अगर मास्टरी करनी है, अगर खिलाड़ी बनना है मैथ्स का, तो एक काम और करेंगे कि एक दूसरे को आपस में पढ़ाइए। तो एक चीज इसको आती है उसको नहीं आती, एक चीज उसको आती है इसको नहीं आती, आपस में जब शोर मचता है ना, जब लड़ाई झगड़े होते हैं, मैथमेटिकल झगड़े, तो क्या होता है, मैथ्स सीखने में बहुत मजा आता है और तभी आप मैथ्स के खिलाड़ी बन पाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, उम्मीद है, नहीं किया तो कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मैंने बताया था कि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है, तो आप पढ़ाइए दूसरे बच्चों को भी, शेयर भी कीजिए, ये वीडियोस शेयर कीजिए ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़े, क्योंकि जितना आप बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ऐसी ये प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं नॉलेज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी वीडियो नंबर 7, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2। जय हिंद।